हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जैसे आप फर्स्ट वीडियो में इसके थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देख चुके हैं सॉलिड स्टेट के बारे में, यानी कि आप सॉलिड स्टेट में किस किस चीज़ को किस को स्टडी करेंगे। मैटर की सॉलिड फेज़ को स्टडी कर रहे हैं। सॉलिड के क्लासिफिकेशन इसमें आपने देखा था, सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 फेजेस होती हैं मैटर की। उसमें से हम इस चैप्टर में सॉलिड फेज़ को स्टडी करेंगे। तो सॉलिड फेज़ में आपने देखा था डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, रिजिड होते हैं, और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स या एटम्स या पार्टिकल्स बोले तो बहुत पास होते हैं। उसके बाद अरेंजमेंट के बेस पे हमने सॉलिड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन जिसको हम ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, अमॉर्फस जिसको हम स्यूडो सॉलिड्स बोल सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मीन्स यानी कि जिसमें जो एटम्स हैं या पार्टिकल्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स बोलें तो उनका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर शेप में होता है, तो हम उसको क्रिस्टलाइन बोलते हैं। और जिसका इरेगुलर शेप में होता है, जब ये अरेंजमेंट एटम्स या पार्टिकल्स का किसी सॉलिड में इरेगुलरली होता है तो हम उसको अमॉर्फस सॉलिड्स बोलते हैं, यानी कि स्यूडो सॉलिड्स। जो सॉलिड्स तो हैं बट वो ट्रू सॉलिड्स नहीं है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स इज नोन एज स्यूडो सॉलिड्स। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के आफ्टर डेट हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, जैसे कि इसमें अरेंजमेंट रेगुलर है, डेफिनेट शेप है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मीन्स कि आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम में यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है कि वो ये दिखाई दे रहा है कि जो अरेंजमेंट एटम्स का वो सेम है। एटम्स, ये जो अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, ये रेगुलर है और एक लॉन्ग रेंज तक रेगुलर सेम ही अरेंजमेंट, एटम्स का अरेंजमेंट चेंज नहीं हो रहा है। जबकि आप अगर यहाँ देखें, इस वाले मॉलिक्यूल्स में देखें तो यहाँ पे अरेंजमेंट देखो, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, फिर यहाँ पे डिफरेंट है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट डिफरेंट हो रहा है, बट यहाँ पे अरेंजमेंट आपका क्या है, सेम है। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर मीन्स यही हो गया। शार्प मेल्टिंग पॉइंट आपको बताया था कि जैसे कि सपोज करो कि सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 180 या 120 है, तो 180 पे कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा। जैसे कि आप सॉल्ट को मेल्ट करके देखे है ना। इसके अलावा अगर आप सॉल्ट के अलावा किसी प्लास्टिक को मेल्ट करके देखें तो दोनों को मेल्ट करके डिफ्रेंशिएट करना कि उसमें क्या डिफरेंस आता है मेल्टिंग पॉइंट में, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है शार्प एड्स ऑन कटिंग, यानी कटिंग करने पे हम उसको शार्पली यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जबकि जब आप कांच को डिवाइड करते हैं तो आप देखते हैं कि बीच में से बिल्कुल ऐसे स्पेस है जैसे आपको ये प्लेन बिल्कुल मिला है, ऐसे कटिंग नहीं कर पाते आप कांच को, क्योंकि कांच क्या है, एक स्यूडो सॉलिड्स है, यानी कि एक अमॉर्फस सॉलिड्स है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है इसका एनाइसोटॉपिक। एनाइसोटॉपिक में मैंने आपको बताया था कि जब हम आप इसमें क्या होता है, एटम्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है, यानी कि जैसे कि आप देख रहे हैं रेगुलर है कि यहाँ पे डार्क ब्लू कलर के एटम्स हैं, यहाँ पर लाइट ब्लू कलर के एटम्स हैं, या फिर इस लाइन में देखें तो डार्क ब्लू है, फिर इस लाइन में देखें तो लाइट ब्लू है। तो इस तरह से अगर आप इसको कट करते हैं, तो जैसे आपने यहाँ से कट किया तो आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे कैरेक्टर्स अलग मिल रहे हैं ना। और जब आप इसको ऐसे कट कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट क्या आ रहा है, यानी कि देखो एक लाइट ब्लू, एक डार्क ब्लू, एक लाइट ब्लू, एक डार्क ब्लू है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे कट कर रहे हैं तो ऐसे कट करने में आपको ये सब एटम्स कैसे हैं, डार्क ब्लू, लेकिन इधर एटम्स कैसे आ गए, सारे लाइट ब्लू। तो यानी कि जब इसको हम डिफरेंट तरीके से कट करते हैं तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, एनाइसोटॉपिक इन नेचर। नेक्स्ट आ जाता है, फिर नेक्स्ट हमारे यहाँ पे यही आप अगर अपनी कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ नोट्स के लिए ये वही पॉइंट है। डेफिनेट ज्योमेट्री है, एनाइसोटॉपिक है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, अरेंजमेंट इनका कैसा है, रेगुलर है। फिर उसके बाद इनकम्प्रेसिबल है, सॉलिड है, तो इनकम्प्रेसिबल तो आप देख के आए ही हैं। क्रिस्टलाइन, क्योंकि सॉलिड्स की जो जैसे NaCl में आप देखते हैं कि क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, वो क्रिस्टलाइन लैटिस हैं। ज्योमेट्रिकल शेप है ना, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होगी सॉलिड की, सॉलिड का अपना कैरेक्टर है तो। और शार्प एड्स वही कटिंग वाला पॉइंट दे रहे हैं, तो ये सब वही पॉइंट है
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा अमॉर्फस सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड्स उसके जस्ट अपोजिट हो गया इरेगुलर, क्योंकि वहाँ रेगुलर शेप थी तो यहाँ इरेगुलर शेप। सेकंड अमॉर्फस का आ जाता है सूडो सॉलिड्स हैं। फिर इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर इरेगुलर शेप में आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देखो अरेंजमेंट अलग है, यहाँ पर अरेंजमेंट अलग है, फिर यहाँ अरेंजमेंट अलग है। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि इनकी इरेगुलर शेप होती है, रेगुलर शेप नहीं होती। एटम्स और पार्टिकल्स जो आपस में पास पास होते हैं, सॉलिड फॉर्म में पास पास होंगे ही, बट वो इरेगुलर शेप में, इरेगुलर अरेंजमेंट में लगे होते हैं। कोई रेगुलरिटी नहीं होती कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स सेम टाइप्स के एक जगह होंगे या शेप भी सेम होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर मीन्स देखो, शॉर्ट रेंज ऑर्डर यहाँ पे वहाँ पे तो आप लास्ट डायग्राम में आपने देखा था कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स या एटम्स का ऑर्डर था वो एक लंबी रेंज तक सेम था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर अलग है, फिर यहाँ पे ऑर्डर अलग है, फिर यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। फिर मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जब आप उसको मेल्ट करेंगे तो एक काफ़ी रेंज के बाद मेल्ट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा। फिर नेक्स्ट हो जाता है रेगुलर एड्स ऑन कटिंग। कटिंग करेंगे तो आप उसको इक्वल पार्ट में, यानी कि जैसे आप उसमें ये माने कि स्टोन को या पत्थर को, संगमरमर को कटिंग करें तो इस तरह से कांच को कटिंग नहीं कर पाएंगे। एन आइसोटॉपिक था, यहाँ पर आइसोटॉपिक है। आइसोटॉपिक का मीन्स क्या है कि यहाँ पे जब आप इसको कट करेंगे तो आप किसी भी साइड से कटिंग करें, उसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसकी वो सेम ही आएगी। वहाँ पर सेम नहीं आती, लेकिन यहाँ पर सेम आएगी। फिर सूडो सॉलिड्स हमें बताया, इसको सूडो सॉलिड्स बोलते हैं। फिर एक नेक्स्ट लास्ट करेक्टर इसका आता है, इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास इसका मतलब क्या हुआ कि जब ऊपर से मेल्ट होता है तो ये ऊपर से थिक ये ऊपर से पतला होता जाता है और नीचे से थोड़ा बॉटम से मोटा होता जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, थिकर एट द बॉटम। ये इसका क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी कि सूडो सॉलिड्स या अमॉर्फस सॉलिड्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। फिर लास्ट अब यहाँ पे अब देखो हमने दो तरह के क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड्स को देखा, बट अमॉर्फस सॉलिड्स तो सॉलिड है ही नहीं ना, वो तो सूडो सॉलिड्स हैं, तो हम उसको आगे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब आगे हम अपने चैप्टर में जो लेके चलेंगे वो सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को लेके चलेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है। यहाँ पे आपका ये रिविजन हो गया लास्ट टॉपिक का। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बोला था कि अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो रिवीजन में आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्रिस्टलाइन, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट ये टॉपिक लेके चल रही हूँ। ये टॉपिक अब जैसे ही हो जाएगा तो आपके जूम क्लास में जो आपकी क्लास होगी उसमें से क्वेश्चन भी किए जाएंगे, तो इसलिए आप इसको वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। नेक्स्ट एक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अब हम यहाँ पर फर्दर डिवाइड कर देते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ये 4 टाइप्स के होते हैं, मॉलिकुलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड कोवैलेंट सॉलिड। फिर उसके बाद मॉलिकुलर सॉलिड को फिर हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, नॉन पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तब इसी क्लासिफिकेशन को हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। मतलब इसको अलग से मॉलिकुलर सॉलिड्स में मतलब नॉन पोलर, पोलर या हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मॉलिकुलर, आयनिक या मेटेलिक सॉलिड्स या कोवैलेंट सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है। तो मॉलिकुलर सॉलिड्स यानी कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिकुलर सॉलिड। जैसे कि सपोज डेट मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, HCl। तो HCl का एग्जाम्पल है, तो HCl अपने आप में एक मॉलिक्यूल है। तो एक HCl मॉलिक्यूल अगर दूसरे HCl मॉलिक्यूल से या फिर एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आपस में पास आके सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाते हैं और सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, वो एटम्स दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मॉलिकुलर सॉलिड्स कहते हैं, जो 3 टाइप्स के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो सबसे पहले नॉन पोलर पे आते हैं। नॉन पोलर और पोलर, सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नॉन पोलर और पोलर में क्या डिफरेंस है। तो ये हम 11th में करके आए बेटा कि नॉन पोलर और पोलर मीन्स पोलर वहाँ पे जनरेट होता है नाम जहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऐसे 2 एटम्स या पार्टिकल्स के बीच में बना हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो। बट नॉन पोलर वहाँ पे मॉलिक्यूल बनता है जहाँ पर दोनों एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस ना हो। जैसे कि आपने वहाँ पे नॉन पोलर
के एग्जाम्पल Cl2, F2, Pr2, I2, H2, O2, यानी कि ऐसे कोवलेंट बॉन्ड ऐसे दो एटम्स के बीच बना हुआ है जहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। बट अगर हम पोलर की बात करें तो HCl, HBr, HI, HF, यानी कि जहाँ पे दोनों एटम्स के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या हो, डिफरेंस हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, पोलर। तो यहाँ पे इस बेस पे हम इसको पोलर यानी कि चार्ज आ जाना, क्योंकि आपको ये मैं दोबारा से रिमाइंड करा दूँ कि HCl में S और Cl के बीच में कोवलेंट 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। कोवलेंट बॉन्ड बनने के साथ साथ इसमें पार्शियली पोलर कैरेक्टर भी आ रहा है, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, तो वो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो Cl पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से HCl के बीच में कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ पोलर कैरेक्टर भी आ जाएगा। सेम ऐसे ही एग्जांपल SO2 है, तो ये पोलर नॉन पोलर मैंने आपको रिमाइंड करा दिया। I2 में देख रहे हैं हम दोनों I यानी कि Cl2 ले, I2 ले या CO2 ले, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है, तो ये यहाँ पे सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स में नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि पोलर कैरेक्टर तो है नहीं। जब पोलर कैरेक्टर नहीं है तो हार्ड तो होंगे नहीं, वो कैसे होंगे, सॉलिड सॉफ्ट होंगे। दूसरा, इनके पास कोई चार्ज नहीं है, ना ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इंसुलेटर होंगे, यानी कि कंडक्टर हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कंडक्टर का काम कौन करता है, या तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रख रहे हो या फिर जिसके पास कोई चार्ज हो। फिर नेक्स्ट आ जाता है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, बहुत लो। यार सिंपल सी बात है, जो हार्ड नहीं होंगे यानी कि जिसमें पोलर कैरेक्टर नहीं है, जिस पे चार्ज नहीं है, वो सॉफ्ट है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट तो लो होगा ही होगा। फिर इनके बीच में जो एक मॉलिक्यूल है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ आपस में नियरेस्ट आ रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, और उसके बाद सॉलिड फॉर्म में आ रहा है, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उनके बीच में लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है नॉन पोलर के बाद पोलर। पोलर हमारे कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ये भी नॉन पोलर की तरह सॉफ्ट होता है, बट कंपैरिजन टू नॉन पोलर थोड़ा सा हार्ड हो जाएंगे, क्योंकि इसमें पोलर कैरेक्टर आ रहा है। वहीं इंसुलेटर तो होंगे ही, क्योंकि जो चार्ज है पोलर चार्ज है वो पार्शियली है ना, कंप्लीटली नहीं है, क्योंकि पोलर तो सिर्फ कंडक्टर तो सिर्फ वही होंगे ना जिनके पास या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी मेटल हो, यानी कि या इलेक्ट्रोलाइट हो, तो इसलिए ये भी क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे। अब सॉफ्ट हैं तो मेल्टिंग पॉइंट तो कम होगा ही, बट कंपैरिजन टू नॉन पोलर मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे भी ज़्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स के बीच में, वो कौन सा होगा, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। अब ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि सपोज करो मैं आपको इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे मेरा ये मॉलिक्यूल है HCl, ये H और ये Cl में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। फिर ये दूसरा मॉलिक्यूल है HCl का। अब यहाँ पे H पार्शियली पॉजिटिव है और Cl पार्शियली नेगेटिव है। अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, ये पार्शियली पॉजिटिव है, पार्शियली नेगेटिव है। तो डाईपोल, डाई का मतलब टू, पोल माने सिरे, यानी कि जब इसके एक पोल इस पोल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन जनरेट हो जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है इसका ये पोल और इसका ये दूसरे मॉलिक्यूल का जो पोल है, सिरा है ये वाला, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव अपोजिट चार्ज में तो अट्रैक्शन ही जनरेट होगा ना बेटा। तो जब यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाईपोल डाईपोल, यानी कि दोनों पोलों के बीच में जनरेट हुए अपोजिट चार्ज की वजह से जो अट्रैक्शन जनरेट होता है उसको कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके वजह से मॉलिक्यूल आपस में, मान लो एक HCl मॉलिक्यूल ये यहाँ पे घूम रहा था और एक HCl मॉलिक्यूल ये घूम रहा था, लेकिन इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुआ तो ये दोनों पास पास है। जब पास पास आते हैं तो सॉलिड फॉर्म में आएंगे ना, जब जैसे मॉलिक्यूल जितना पास पास होंगे उतने एक दूसरे के पास आएंगे तो सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे, तो इसको हम क्या कह देंगे, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। तो इस तरह से हमारे ये एग्जाम्पल हो जाते हैं। फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड के लिए आपको पता ही है कि उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, फोन FON FO या N, इन तीन एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट और हाइड्रोजन हो तो ही तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो ही हम उसको
हाँ सॉरी तभी हम उसको हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहेंगे। तो अब उसमें ये जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जैसे वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और एक दूसरे के पास आके सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, जिसका एग्जाम्पल हमारा क्या होता है, आइस। अब ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जब स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, सॉफ्ट की बजाय कैसे हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। बट रहेंगे ये भी इंसुलेटर ही है ना। मेल्टिंग पॉइंट इनके लो हैं, बट इन कंपैरिजन टू जो तो बहुत दो पढ़ के आए पोलर नॉन पोलर, उनके कंपैरिजन में इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होगा। फिर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल होगा जिसमें FON इन 3 एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट हो और हाइड्रोजन हो, तो ही हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आप उसे बोल सकते हैं, अदरवाइज आप उसको हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं बोल सकते, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट होने के लिए जो पॉसिबिलिटीज़ है वो उसके पास है, तो ही तो उस तरह का मॉलिक्यूल बनाएगा। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कौन कौन से, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। पोलर में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डाइपोल डाइपोल। नॉन पोलर में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डेड में कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नॉन पोलर में आपको सबको पता है कि जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, जैसे H2 CO2 CCl4 है ना, या फिर ये नोबल गैसेस होती हैं हमारी जो जिसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होता, क्योंकि इनकी लास्ट सेल कंप्लीट होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डेड में FON यानी कि कोई एक एलिमेंट और हाइड्रोजन हो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे तो सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड होने के कारण ये सॉलिड फॉर्म में आ गए, तब उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोल देंगे। तो है तो सबके सब एग्जाम्पल मॉलिक्यूल के ही ना, भैया H2 है वो भी मॉलिक्यूल है, HCl एग्जाम्पल लिया आपने वो भी मॉलिक्यूल है, और आपने I2 एग्जाम्पल लिया वो भी मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होने से वो पास आए और सॉलिड्स फॉर्म में आ गए, तो हमने उसको एग्जाम्पल क्या नाम दे दिया, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो इस तरह से हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आयनिक, मेटेलिक एंड कोवलेंट, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।